देखिए, आज की जो हमारी ये क्लास है, मुख्यतः मैं आपसे बात करना चाहूँगा मध्य प्रदेश सेट की है। राज्य पात्रता परीक्षा पर ये बेसिकली क्लास है, और जिसे हम लोग कहते हैं एमपी सेट, है ना। और ये इसका एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2024 को है। मुझे इसे समाप्त करना है 15 दिसंबर से पहले पहले, क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोगों का ये पूरा पीडीएफ, मतलब ये पूरा सिलेबस को समाप्त करना है। समाप्त तो हो जाएगा। समाजशास्त्र मैं आप स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें से आज इसका लास्ट क्लास है। शास्त्रीय समाज शास्त्रीय परंपराओं की आज अंतिम क्लास है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, कल आप सभी की क्लास स्टार्ट होने वाली है संरचना प्रकारीवाद एवं संरचनावाद। ये दूसरा पॉइंट होगा एमपी सेट का। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुने यूजीसी नेट के बच्चे। मैं अगर आपसे बात करता हूँ यूजीसी नेट के सिलेबस में, यूनिट नंबर 2 शाम को चल रही है 7 to 8 PM पर। और आज कल हम लोगों ने देखा था कुछ क्वेश्चनों के, लेकिन आज हम बात करेंगे सामाजिक समूह पर, सामाजिकरण पर, सामाजिक नियंत्रण पर और सामाजिक परिवर्तन पर। 7 to 8 PM पर है ये, 7 to 8 PM पर है शाम को। लेकिन जब कल मैं क्लास चलाऊंगा सुबह की 9 AM वाली, तो वहाँ सिलेबस में देख रहे हैं कि मैं पढ़ाने वाला हूँ सेट का प्रकारीवाद और संरचनावाद। तो वहाँ यूजीसी नेट का होगा समाज का अध्ययन करने के उपागम में, एक शब्द होगा प्रकारीवादी, दूसरा शब्द होगा संरचनावाद, है ना। और इसमें समाज के अध्ययन करने के उपागम 4 ही होते हैं। ये यूजीसी नेट के बच्चे बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने। समाज का अध्ययन करने के उपागम 4 होते हैं। एक होता है प्रकारीवादी, दूसरा होता है संघर्ष, तीसरा होता है संरचनावाद और चौथा होता है उत्तर आधुनिकता। 4 ही उपागम है, जिनमें से डीप में प्रकारीवाद और संरचनावाद के 5 विद्वान मिलेंगे आपको, यूजीसी वाले बच्चे। 5 विद्वान, जैसे कि आपको यहाँ पर इन 5 विद्वान कर बताएंगे। मैलिनोवस्की, आर रेडक्लिफ ब्राउन, टालकाट पार्सन्स, आर.के. मर्टन और क्लाउड लेविस स्ट्रॉस। इन 5 का नाम इन दोनों में रिलेट होगा। बाकी फिर अगर हम बात करते हैं तो एक संघर्ष या द्वंद्वात्मक उपागम आएगा, इसको अलग से मैं आपको बताऊंगा। और एक उत्तर आधुनिकता आएगा, इसकी अलग से एक पीडीएफ बनेगी। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपके ग्रुप में जाएगी, आपके वहाँ पे शामिल किया जाएगा। लेकिन बात दोनों का मैटर एक ही है, मैटर दोनों में एक ही रहेगा, कोई अलग नहीं है। संरचनावाद की कोई डेफिनेशन अलग नहीं पढ़ने को मिलेगी, आपकी सेम विद्वान का नाम मिलेगा और प्रक्रियाएं वही मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और अब देखिए, मैं कल आप लोगों से कार्ल मार्क्स के बारे में कह रहा था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स के द्वारा रिकॉल करा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि कार्ल मार्क्स का मैंने बताया था कि 5 मई 1818 में बेसिकली जन्म जर्मनी में इनका हुआ है। और कार्ल मार्क्स के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किससे हुआ था, मैंने कल बताया था आप लोगों से। एक हीगल थे और फ्यूब्रो बैक, एडम स्मिथ, रिकॉर्डो। याद अगर आ रहा होगा आप लोगों को, जैसे मैंने कहा था स्रोत, मैंने क्या बोला था, स्रोत। तो वहाँ पे जर्मन विद्वानों का प्रभाव बताया था। क्यों? रेनू हीगलवादी फायरबाख के भौतिकवाद का विचार को लेकर समाज के विकास के द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया था, तो जर्मन विद्वानों के प्रभाव से ही अपनाया था ना। अतः आप ये कह सकते हो कि हीगल का नाम वहाँ पर आ जाएगा। ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों में चिंतक के नाम जब मैंने बात किया तो मैंने कहा था कि एडम स्मिथ और रिकॉर्डो आदि ऐसे विद्वान थे जहाँ श्रम के उन्मूलन सिद्धांत को अपनाया था। तो यहाँ पर रिकॉर्डो का नाम, एडम स्मिथ का नाम मिल जाता है ना। ठीक है, उसके बाद मैंने फ्रेंच समाजशास्त्रियों चिंतक में क्या नाम बताया था, सेंट साइमन चार्ल्स फोरियर, है कि नहीं। साथ साथ रॉबर्ट ओवेन का नाम बताया था। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए एक बार। हाँ, तो यही चीज़ें देखिए यहाँ पर इनका स्रोत हो गया। मार्क्स के धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी और नैतिक सिद्धांतों में आस्था रखने वाले एक महान चिंतक थे, और उन्हें किसी विशेष सीमा के अंतर्गत रखना उसके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये मार्क्स का एक प्रकार से स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है,
उन्होंने धर्म को राजनीतिक धोखाधड़ी, जालसाजी और पूंजीपतियों द्वारा शोषण का हथियार माना और उन्होंने धर्म का अफीम की संज्ञा दी। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है एमपी सेट सोशोलॉजी के स्टूडेंट के लिए। उन्होंने धर्म की अफीम की संज्ञा दी है, जिसे समय समय पर पूंजीपतियों द्वारा गरीबों को दिया जाता था ताकि वे उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा पाएं और क्रांति ना करें, है ना। तो समय समय पर पूंजीपतियों द्वारा गरीबों को दिया जाता था, ठीक है, ताकि उन्हें या उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा पाएँ और क्रांति ना कर पाएँ, इस तरीके की बात होती थी, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब आगे देखिए, हीगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद के स्थान पर हीगल का क्या था, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद था। तो कार्ल मार्क्स का क्या था, कार्ल मार्क्स का था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ठीक है। तो इसी संदर्भ में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का एक सिद्धांत रिप्रेजेंट होता है, जिसका नाम बेसिकली पूरक सिद्धांत भी कह सकते हो आप, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत। तो मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे इतिहास की आर्थिक व्यवस्था या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कहा जाता है। यहाँ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है, वहीं ऐतिहासिक भौतिकवाद उसका अनुभव मूलक आधार प्रस्तुत करता है। यह द्वंद्वात्मक भौतिक या द्वंद्वात्मक पद्धति की तरह ही दार्शनिक चिंतन का विषय नहीं है, बल्कि अनुभव मूलक विज्ञान की तरह सामाजिक और ऐतिहासिक चिंतन का विषय है, ठीक है। तो कहने का आशय इस संदर्भ में आप ये ध्यान रखिए कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत जो प्रक्रिया देखने को मिलती है वो आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के रूप में मिलता है, ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद उसका अनुभव मूलक आधार प्रस्तुत करता है, ठीक है, उसका अनुभव मूलक आधार प्रस्तुत करता है। इसी ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का मार्ग निर्धारित करता है और वे राजनीतिक कानून सामाजिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करता है। ये दो कीवर्ड हैं जो दोनों कीवर्ड ऐतिहासिक भौतिकवाद को मान्यता देती है। मार्क्स के अनुसार समाज के दो तत्व हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एक अधिरचना बनेगा और एक आधार, है ना। दो तत्व में एक आधार बनेगा और दूसरा एक बनेगा अधिरचना। अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ कहने का मतलब है कि मैं आपको सीधा सीधा रिलेट कराने चल रहा हूँ, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, सारा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, देखिए, ठीक है, अभी यहाँ आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा चलिए, अधिसंरचना को लेकर बात करते हैं, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा पीडीएफ में। आप लोगों से अगर मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि अधिसंरचना और एक आधार का एक नाम है, आप लोगों को पता होना चाहिए, और वो नाम क्या है, अवधोरचना। क्या नाम है बताइए, हाँ, अवधोरचना। जैसे आपको मैं बता दूं, कार्ल मार्क्स ने इन्होंने ना मानव की शारीरिक जो है अस्तित्व आवश्यक है, शारीरिक अस्तित्व के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जो भौतिक वस्तुएं होती हैं वो इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। तो मार्क्स एक बात कहते हैं कि समाज की दो मूलभूत संरचनाएं हैं, समाज के दो मूलभूत तत्व हैं, इसका आशय यही बनता है। तो उन्होंने एक शब्द को इन्होंने कहा आधार को इंग्लिश में बोला था सब स्ट्रक्चर। पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ आधार बेस नहीं मिलेगा, इंग्लिश में आपको मिलेगा सब स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसको कहते हैं अवधोसंरचना। और एक मिलेगा अधिसंरचना, इसको क्या बोलेंगे, सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब समझो, जो आधार है ना, यह नींव का कार्य करती है, इसके अंतर्गत ना आर्थिक संरचना और भौतिक संरचना शामिल होता है आधार पे। और अधिसंरचना में क्या होता है कि यह अवधोसंरचना पर आश्रित होता है ना, आश्रित होता है, और इसके अंतर्गत राजनीतिक, मनोरंजनात्मक, कानूनी, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि जैसी जो संरचनाएं होती हैं उनमें इन्वॉल्व होती हैं ये, ठीक है। तो मार्क्स के अनुसार जो है ना, समाज का प्रमुख आधार या प्रमुख तत्व आधार अर्थात उत्पादन प्रणाली,
आधार में परिवर्तन के अधिसंरचना अर्थात सामाजिक, कानूनी, राजनैतिक, धार्मिक व्याख्या में परिवर्तन आता है। तो मार्क्स के शब्दों में उत्पादन प्रणाली में जैसे जैसे परिवर्तन होता है ना, वैसे वैसे मनुष्यों के सारे सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं, और ये बात सत्य भी है ना। तो यहाँ पर जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तब सामंतवाद अस्तित्व में आता है, और जब उत्पादन भाप की चक्की से होता है तब वहाँ पे पूंजीवाद का जन्म होता है। कहने का आशय यहाँ पे दर्शाया गया कि जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तब सामंतवाद अस्तित्व में आता है, यानी एक प्रकार से हथकरघा वाली एक्टिविटीज़ को शामिल कर लीजिए। भाप की चक्की से आप मशीनरी चीज़ों को शामिल कर लीजिए, तब वहाँ पे पूंजीवाद का जन्म हो जाता है। तो दो बातें हैं यहाँ पर, और हालांकि अभी तक प्रश्न इनसे पॉइंट में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आगामी आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसी प्रक्रिया में फिर कहा गया कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो है अवस्थाएं, तो इसको कुल 6 अवस्था में बांटा गया है। पेपर में आता रहता है ना कि अवस्थाएं कितने भागों में है, तो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं कि अवस्थाएं जो दर्शाई गई हैं वो 6 भागों में दर्शाई गई हैं। या तो अगर मैं आपको सिंपल कहूँ कि अवस्थाओं में 6 भागों में विभाजन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। एक आपका मिलेगा आदिम साम्यवादी युग, एक मिलेगा दास अवस्था, एक मिलेगा उत्पादन की एशियाई पद्धति या प्रणाली, एक आपको सामंती युग, और एक पूंजीवादी युग, और एक सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। ये 6 है। अब आप सोचिए आदिम साम्यवादी युग में क्या होगा। इसमें संपत्ति सामूहिक थी, शोषण का अभाव था। इसमें शोषण का अभाव था, ठीक है। आदिम साम्यवादी युग में दास अवस्था में ना मार्क्स के अनुसार हल का आविष्कार और कृषि अवस्था के बहिष्कार के साथ लोगों की भूमि पर आधिपत्य जमा लिया था। तो कुछ लोग इसके अधीन कार्य करने लगे। जब कोई अधीन कार्य हो गया तो इसका मतलब हो गया कि वो दास अवस्था आ गई, ठीक है। इसी दास को समाज में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नाम बता सकते हैं 2 वर्ग कौन कौन से हैं? सर दास और मालिक। बिल्कुल सही जवाब, दास और मालिक, यानी स्वामी और दास। बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका। यहाँ पे 2 कंडीशन बन जाता है। और तीसरा उत्पादन की एशियाई पद्धति या प्रणाली। मार्क्स ने इसी अवस्था को विशेषता को सिर्फ एशियाई देशों तक ही सीमित रखने के कारण ही ऐसा नाम दिया गया था। तो ये बेसिकली एशियाई देशों तक केवल रहा है, एशियाई देशों तक केवल ये रहा है। यही वजह है कि इसका नाम एशियाई पद्धति रखी गई है। लेकिन मार्क्स का स्पष्ट मानना था ना कि व्यापक क्षेत्र में इस प्रणाली की उपस्थिति के कारण इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है, तो इसे इतिहास की प्रमुख अवस्थाओं में शामिल करना आवश्यक होगा। तो अपनी विशेषताओं में कार्ल मार्क्स ने चर्चा करते हुए कहा है कि इसमें राज्य और सुविधा संपन्न वर्ग के सदस्य कृषकों की उसकी उपज को सिर्फ एक भाग ही उपभोग के लिए देता है, और शेष भाग उसका स्वयं पर अधिकार होता है। अर्थात उत्पादन करने वाला कौन होगा? कृषक। उत्पादन करने वाला कृषक। संपूर्ण उत्पत्ति वस्तु पर राज्य का नियंत्रण था, है ना। तो उत्पादन करने वाले कृषक की संपूर्ण उत्पत्ति वस्तु पर राज्य का नियंत्रण था, है ना। और उस उत्पादन में एक निश्चित भाग उत्पादन करने वाले कृषक को उसकी जीविका निर्वाहन के लिए दिया जाता था, जबकि शेष भाग राज्य अधिकार में चला जाता था। तो अब आप सोचो कि कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया ठीक ऊपर वाले की तरह था, स्वामी और दास वाले की तरह। तो दास यहाँ पर केवल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, दास यहाँ पर मान सकते हो कृषक को कि छोटा सा एक भाग दे दिया कृषक के रूप में कि भैया आप अपना जीवन यापन करें, बाकी जो उसका भाग था वो राज्य के पास चला गया, सरकार के पास चला गया। जो भी उसकी उत्पादन होता था, जो भी उसका मूल्य हुआ करता था, वो तय करती थी सरकार या राज्य या पूंजीपति, आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ उत्पादन की एशियाई पद्धति को ध्यान में रखते हुए ये 2 शब्द दिया था। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बताइए एक बार। और उसके बाद एक आया सामंती युग। चलो बहुत बढ़िया है। फिर तो एक आया सामंती युग। बैलों के द्वारा खेती की जुताई बड़े स्तर पर होती थी सामंती युग में। ये सभी इतिहास, अच्छा देखो ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास वाला पैटर्न, पुराने युग का चल रहा है सब। तो बैलों के द्वारा ही खेती जुताई के बड़े स्तर पर होती थी,
भूस्वामी के उदय के साथ साथ सामंतों का उदय हो गया। दास अब कृषक बन गए। दास अवस्था दूसरे में था, कृषक तो बन गए थे तीसरे में ही, लेकिन ये एशियाई तक ही था, इसलिए उत्पादन की एशियाई पद्धति तक ही सीमित रहा ये शब्द। लेकिन जब आगे बढ़ा तो दास अब कृषक बन गया, यानी ये सामंती युग में आ गया, सामंती युग में आ गया, समझते चलिएगा। और इसी व्यवस्था में समाज के दो परस्पर विरोधी वर्ग बन गए। सर जमींदार और किसान। हाँ, आपने बोला है जमींदार और किसान, आप सामंत और किसान भी बोल सकते थे, बहुत बढ़िया जवाब। तो क्योंकि सामंती युग है इसलिए सामंत बोलूंगा मैं और एक किसान बोलूंगा, ये दो वर्ग आ गया। बहुत बढ़िया। अब आप सोचिए एक बार कि पहले खेती होती थी बैलों की माध्यम से, खेती की जुताई। अब धीरे धीरे साइंस या विज्ञान या औद्योगिक चीज़ें बढ़ी तो अब आजकल मशीनरीकरण, आप सभी लोगों ने देखा होगा, ट्रैक्टर जानते हैं, मुझे उम्मीद है सभी को पता होगा हाँ ट्रैक्टर। जी सर। वो जो खेतों की जुताई अब आजकल कहाँ होते हैं, बैलों की खेती बहुत कम देखने को मिलता होगा, समझे विलुप्त हो गया, ये तो प्रथा ही एक प्रकार का, ये युग ही विलुप्त हो गया है कि नहीं। तो करघे मशीन आदि का आविष्कार हुआ, मशीनी आविष्कार होने के नाते सामंती युग पूंजीवाद समाज बदल गया वो, है ना। तो शब्दों में जैसे आप पहले के समय में देखते हो कि एक पवन चक्की था, उसका आविष्कार युग के साथ हुआ, सामंत युग आया। भाप इंजन आया, आविष्कार के साथ पूंजीवाद अस्तित्व में आया। धीरे धीरे और चीज़ें बन गई, है ना। अब तो और आ गया, अब और आने का आरसा यहाँ पर दर्शाया जाता है एक प्रकार से पूंजीवादी युग, है ना, पूंजीवादी युग उन प्रक्रिया में दर्शाया जाता है। तो पूंजीवाद में बेसिकली क्या बन जाता है भाई, एक तो शोषित वर्ग होगा, दूसरा क्या होगा, शोषक वर्ग होगा। सर पूंजीपति पूंजीपति और सर्वहारा। हाँ, वो सर्वहारा, बिल्कुल आप वो भी कह सकते हो, सर्वहारा जैसे शब्द आ जाता है ना, वो भी शब्द आ जाता है। देखो पूंजीवादी युग तो बेसिकली इन संदर्भ को रिलेट ही कराएगा कि जहाँ पूंजीपति शब्द आ जाता है। सिंपल सी बात है भैया कि ये जो है इनका आधिपत्य होता है श्रमिकों पर, उद्योग में श्रम करता है जो। तो पूंजीवादी वर्ग का उद्योग के साथ राज्य जैसी संस्था पर नियंत्रण हो जाता है और जिसका उपयोग श्रमिक वर्ग का दमन करने लगते हैं, वो शब्द आता है। लेकिन उसके बाद जैसे आपने सर्वहारा बोला तो ये अगले पॉइंट में अधिनायक तंत्र के रूप में रिप्रेजेंट होता है। सर्वहारा का अधिनायक तंत्र अवस्था में श्रमिक उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखते हैं। मार्क्स के शब्दों में ना, इनमें लुटेरों को लूट लिया जाए, इनमें लुटेरों को लूट लिया जाएगा और इसमें सत्ता का प्रयोग शासक वर्ग का स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं बल्कि शोषण की परंपरा को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। तो इसलिए अधिनायक के रूप में रिप्रेजेंट होता है। तो यही प्रक्रिया है बेसिकली, इसके अंतर्गत आता है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का एक सिद्धांत है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक पुस्तक उनकी थी दास कैपिटल में इन्होंने प्रस्तुत किया था। दास कैपिटल के बारे में मैंने कल की क्लास में बताया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने यह सिद्ध किया कि वह व्यवस्था शोषण पर आधारित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकॉर्डो स्मिथ और अर्थशास्त्रियों के मूल्यों के श्रम सिद्धांत पर आधारित था। मैंने स्रोतों में आप लोगों से इसके बारे में कल की क्लास में जिक्र भी किया था, है ना। तो ये संदर्भ है। देखो मार्क्स के शब्दों में क्या कहा गया है कि श्रमिक जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है उसका अंतर ही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। अर्थात एक एग्जाम्पल देखिए, किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये है, पूंजीपति श्रमिकों को इस वस्तु का उत्पादन के लिए मात्र 10 रुपये देता है और 40 रुपये अपने पास रख लेता है। तो बताइए 40 ही अतिरिक्त मूल्य का है कि नहीं, अतिरिक्त मूल्य है कि नहीं 40 रुपये जो अपने पास रख लिया। जी सर। हाँ, तो यही कहलाता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको समझाया गया है, ठीक है। तो इसी अतिरिक्त मूल्य के कारण ही श्रमिकों का शोषण होता है और इसी अतिरिक्त के मूल्य से ही पूंजीवादी या पूंजीपति लोग जो हैं एकत्रितकरण करते हैं या एकत्रितकरण होते हैं और अतिरिक्त मूल्य के कारण ही श्रमिकों की पूंजीपति समाज की दशा जो बन जाती है वो एक प्रकार की दैनिक कंडीशन को दर्शा देती है। रीज़न यही होता है भाई कि 40 रुपये एक्स्ट्रा देने की वजह से। तो अच्छा, कहा भी तभी इसी तरीके से आप कह सकते हो ना कि ये बेसिकली एक प्रकार का जो है श्रमिक का शोषण हो रहा है और शोषण कर कौन रहा है, मालिक कर रहा है ना। कौन कर रहा है, मालिक कर रहा है, जो बेसिकली शासक, ठीक है, ये शब्द दर्शाता है इसमें। अब देखिए कार्ल मार्क्स के इसके बाद अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ एक शब्द आता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, है ना। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बेसिकली आप में दिया नहीं गया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अगर किसी का है तो वो कार्ल मार्क्स का है। सर ये कई बार पूछा भी गया है ना सर, वर्ग संघर्ष हाँ, का ये तो सिद्धांत। यूजीसी नेट वगैरह में पूछा जाता है, इसका फेमस है, क्योंकि आप देखिए यूजीसी नेट के सिलेबस में भी ये चीज़ें मेंशन साफ शब्दों में की गई है कि समाज के अध्ययन करने के उपागम बेसिकली संघर्ष और द्वंद्वात्मक एक उपागम है। 4 ही टाइप के उपागम होते हैं, तो वर्ग संघर्ष मिलेगा। तो ये आपकी क्लास में चलेगा, है ना। कल मॉर्निंग से क्लास चल रही है इसकी भी 2nd यूनिट पर, प्लीज़ इसको आप सभी लोग यूजीसी के बच्चे ज्वाइन करेंगे। तो कहने का आशय ये रहा इसमें कि मेरा कहने का आशय कि वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत होता है वो ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपस्थिति के आधार पर ही दर्शाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ एक प्रकार से जैसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो एक तरफ मालिक है और दूसरी तरफ श्रमिक है। अब मालिक क्या कर रहा है, जैसे हमने ऊपर देखा अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में ना, तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ऐसे हमने एग्जैक्टली लिख लिया कि भाई 50 रुपये में से 10 रुपये आप दे रहे हो, 40 रुपये अपने पास रख रहे हो। प्रक्रिया बेसिकली ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बन रहा था। अब यही अगर जब हम आगे देखते हैं वर्ग संघर्ष में, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे शोषण हो रहा है। ये शब्द शोषण में रिप्रेजेंट हो जाता है कि मालिक क्या कर रहा है, श्रमिकों का शोषण कर रहा है, ठीक है। तो आधुनिक समाज में इन दोनों वर्गों के बीच में ना संघर्ष बहुत होता है। 2 वर्ग कौन है, मालिक और श्रमिक, ठीक है। और मार्क्स की मान्यता है कि अंततः इस संघर्ष में सर्वहारा संवर्ग की विजय होगी और उसी वर्ग का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। तो वर्ग संघर्ष का इतिहास ही मानव जाति का इतिहास है और इतिहास का निर्माण करने वाले राजनीतिक आंदोलन वर्ग आंदोलन ही होते हैं। प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में ये वर्ग आंदोलन आर्थिक, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर महान आंदोलन को जन्म देते हैं। प्राचीन रोम की बात कर लीजिए, उसमें कुलीन सरदार, साधारण मनुष्य तथा दास होते हैं। मध्यम युग की बात कर लीजिए तो सामंत सरदार, जागीरदार, है ना, कामदार, ठीक है, और सेवक जैसे शब्द रिलेट होते हैं। ऐसे शब्द यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि वर्ग संघर्ष की पार्ट में ये भूमिका बनती है, दोनों वर्ग के बीच में संघर्ष होता है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी एक पुस्तक है 1844 की, कार्ल मार्क्स की रचना है। द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल में जो है मेन्यूस्क्रिप्ट्स 1844 की किताब है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पहली वाली इंपॉर्टेंट है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट के रूप में रख सकते हैं। सर इनकी डेट भी आ जाती है क्या, जो 1859 में जैसे? क्या चीज़? इनकी डेट ईयर भी पूछ लेता है क्या सर? हाँ श्योर, इंग्लिश भी आती है उसकी, पूछता है ना, उसमें कोई दो राय नहीं सर, पूछता है, ठीक है। आप इसे जरूर ध्यान में रखें, है ना। बताइए, क्लियर रहेगा? हाँ जी सर। उसके बाद देखिए आपके सामने वैल्यूज प्राइस ऑफ प्रॉफिट करके आता है 1865, इंपॉर्टेंट नहीं है। द सिविल वॉर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखिए कैपिटल करके वैल्यूम आया था, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके। कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों से जिक्र किया था। इसके 3 भागों में प्रकाशित हुआ है, 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला जो भाग बनेगा सर 1867, 1867, दूसरा जो बनेगा दूसरा 1884, 1884 या 85 भी कह सकती हूँ मैडम, 85, हाँ, थर्ड वाला है 1894। और 1894 तीसरा तो शायद लिखा भी है यहाँ पर, है ना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये भी हमारे लिए important जाएगा, है ना। बाकी ये देखो उनके कॉन्सेप्ट है, इनको आप हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एंजल्स के साथ मार्क्स का सह लेखक के रूप में 2 विद्वान के नाम एक साथ जुड़ गए, है ना। तो द होली फैमिली में जुड़ जाएंगे, 1875 वाला से नोट कर लीजिए। 2 विद्वानों के नाम के साथ अगर आएगा तो यही किताब आएगी, बाकी द जर्मन करके आप लोगों से ये नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो इनके संदर्भ में आप ये नाम याद रखिएगा। अब देखिएगा इधर, इतनी तो इम्पोर्टेंट किताब थी यहाँ पर, है ना।
फिर उसके बाद सर होली फैमिली आपने 1844 लिखवाया हुआ है। तो वो यूनिक के रूप में आता है मैम, कार्ल मार्क्स से सह संबंध के रूप में, सह लेखक के रूप में, एक एडिशन के रूप में रिप्रेजेंट किया है, मैंने आपको जी बताया सर है जी। ना। वो कार्ल मार्क्स का ओके। अगर सह लेखक के रूप में पूछेगा तो द होली फैमिली का ही नाम मैडम 1875 में लगाइएगा। ठीक है, ठीक। जी सर। हाँ। बाकी अब आगे देखिए यहाँ पर आपके सामने, अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो पेपर में सवाल बनेगा कि बताइए कार्ल मार्क्स की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। यदि पेपर में सवाल बने कि नागरिक समाज की अवधारणा किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स का नाम लगाइएगा। असत्य और गलत चेतना के बारे में अगर पेपर में सवाल बने किसने अवधारणा दिया, तो क्या नाम लगाओगे, कार्ल मार्क्स का नाम लगाओगे। आर्थिक निर्धारणवाद अगर आया तो क्या नाम लगाओगे, कार्ल मार्क्स का नाम लगाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रेड में लिखा हुआ ये इंपॉर्टेंट है, यह बेसिकली आ सकता है पेपर में कि अलगाव का अवधारणा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति अवधारणा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। परिवर्तन की प्रविधि का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। संक्रमणशील वर्ग के बारे में किसने बताया, कार्ल मार्क्स ने। बुजुर्गवा वर्ग के बारे में किसने बताया, कार्ल मार्क्स ने। इतिहास की भौतिक और द्वंद्वात्मक अवस्था के बारे में किसने बताया, कार्ल मार्क्स ने। पूंजीवाद की अवधारणा किसने बताया, कार्ल मार्क्स ने। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने बताया, कार्ल मार्क्स ने। अगर ये पेपर में आ गया तो अब बताइएगा कार्ल मार्क्स का नाम, इंपॉर्टेंट है, ये भी रेड कलर में लिखा हुआ है। चक्रीय कार्यों उत्पादन एवं संचयी बदलाव की अवधारणा किसने दिया है, तब भी नाम किसका लगाएंगे, कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स। अधिसंरचना और अधोसंरचना, अधिसंरचना मतलब आधार, और अधोसंरचना की अवधारणा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। पुनः उत्पादन की अवधारणा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। अतिरिक्त जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। क्लियर है इतने अवधारणा, अगर पेपर में बनेगा तो इस तरीके से 1 लीनियर में एमपी सेट में बन सकता है, और एमपी सेट के स्टूडेंट ये तथ्यों को जरूर ध्यान में रखें। आगे देखते हैं मार्क्स के सिद्धांत को। बेसिकली 3 भागों में डिवाइड हुआ, एक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। अभी मैंने इसको अलग से रिप्रेजेंट आप लोगों से किया है, लेकिन यहाँ पर समाज परिवर्तन के आधार पे, समाज के परिवर्तन के आधार पे मार्क्स ने 3 सिद्धांत बताए, नाम बता सकते हो तो द्वंद्वात्मक, ऐतिहासिक और वर्ग संघर्ष। याद रहेगा पेपर में ऐतिहासिक जी सर। और वर्ग संघर्ष खूब पूछे गए हैं, द्वंद्वात्मक नहीं पूछा गया, लेकिन आप याद रखें सामाजिक परिवर्तन में भी भूमिका निभाता। प्रश्न बन सकता है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कार्ल मार्क्स का कौन सा सिद्धांत नहीं था। ठीक है, तो वहां पर आपको जो है पूंजीवाद सिद्धांत लिख देगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। आदर्शहीन सॉरी राज्यहीन और वर्गविहीन समाज लिख सकता है, तो उसको एलिमेंट कर देना आप लोग। स्तरीकरण के सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला है कि इसके अतिरिक्त मार्क्स ने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखिएगा। स्तरीकरण के सिद्धांत को रिलेट कराया है किसने, कार्ल मार्क्स ने। तो कहा है कि इसके अंतर्गत मार्क्स ने कहा कि समाज में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, स्वयं के लिए वर्ग की बात की गई है इसमें। अलगाव का सिद्धांत बेसिकली द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, ये अभी मैंने आपको बताया है उसमें। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मार्क्स कहते क्या है, ठीक उसी प्रकार समाज 2 वर्गों का 2 संरचनाएं हैं, जैसे अभी मैंने पढ़ाया है, अवधो संरचना के बारे में और एक अधिसंरचना के बारे में, है ना, याद रखिएगा। ये सब मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर समय व्यतीत नहीं करना चाह रहा हूँ। द्वंद्ववाद का नियम, मार्क्स के अनुसार द्वंद्ववाद के 3 नियमों के माध्यम से आर्थिक अवस्था में परिवर्तन आता है। तो एक है विरोधियों के में परस्पर एकता और संघर्ष का नियम होता है, जिसमें देखिए क्या बनेगा, मालिक वर्ग बनेगा और एक कामगार वर्ग बनेगा, ये 2 वर्ग की वजह से। ठीक है, और मात्रात्मक परिवर्तन के आधार पर गुणात्मक परिवर्तन का नियम बनता है। तो आर्थिक संरचना में पहले मात्रात्मक परिवर्तन होता है, परंतु जब ऐसे अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो गुणों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, ये शब्द आ जाएगा। निषेध के निषेध का नियम है ये, आर्थिक व्यवस्था में कुछ ऐसे तत्व छिपे हैं और उसके विनाश के कारण बनते हैं, जिससे नई वस्तुओं के रूप में तब्दील कर देता है। निषेध का तात्पर्य किसी पुरानी वस्तुओं के अंदर छिपी विशेषताओं के कारण नई वस्तुओं के रूप में तब्दील हो जाए। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि गेहूं के बीज का पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाना, ठीक उसी प्रकार पूंजीवादी समाज में भी उसके विनाश के तत्व निहित होते हैं। यातायात और संरचना के साधन बेसिकली यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाए गए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये तो संरचनाएं हैं जो कि मैंने आपको भी बताया है। एक स्टेटमेंट आता है, हीगल के सिर के बल खड़ा हुआ था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। ये स्टेटमेंट किसका है, तो आप सभी लोग बता सकते हैं, कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है ना, उसके दर्शन को। ठीक है, पेपर में बड़ा फेमस था पहले, अब तो ये नहीं आता, पहले बहुत आता था ये।
प्रत्येक आर्थिक अवस्थाओं में उसके विनाश के तत्व जो होते हैं छिपे होते हैं, ठीक है ना, ये बात बनती है कार्ल मार्क्स का। अब कार्ल मार्क्स के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, ताकि अगर प्रश्न बनते हैं तो आप उसे आसानी से कर सकें। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लें, बताइए। जी सर। ओके, अब देखिए कार्ल मार्क्स के इतिहास में 4 प्रकार के समाज पाए जाते हैं। समाज कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सर 4। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 4 प्रकार के समाज पाए जाते हैं। इन सब के बारे में पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहाँ पे जाकर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर सवाल प्रश्न आता है एग्जाम में कि मार्क्स के सिद्धांत, किसके? मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? तो मैंने अभी अभी नोट करवाया था ना, अपने आप यानी स्वयं के लिए क्या होगा? वर्ग। स्वयं के लिए वर्ग। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कार्ल मार्क्स। ओके। मार्क्स ने समाज के वस्तुपरक रूप में संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या किस रूप में की है? आर्थिक वर्ग के रूप में। वर्ग के रूप में किया है ना, बिल्कुल। मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष के या वर्ग संघर्ष में किन 2 वर्गों के बीच संघर्ष होता है? शासक और शासित वर्ग। शासक क्या कहलाता है? मालिक। और शासित क्या कहलाता है? श्रमिक। यही ना होता है। हाँ जी सर। किसने समाज के अध्ययन में बुजुर्वा और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है? ये इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के बच्चों के लिए, बता सकते हैं? कार्ल मार्क्स। यूजीसी नेट में ये सवाल एग्जैक्ट यही आ चुका है। पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? देखिए, मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन के संबंध में सिद्धांत किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग हुआ है? तो उत्पादन की शक्तियों पर है। धर्म जनमानस के लिए अफीम है, ये कथन किसका है? कौन बताएगा प्लीज? सर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, बिल्कुल। मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में अधिकतम भूमिका किसकी होती है? श्रम की होती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसमें सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है? तो कार्ल मार्क्स। हीगल और मार्क्स दोनों में एक ही अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है, दोनों ने। वह आएगा द्वंद्ववाद। क्या आएगा? द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद। श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति की हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो पहला एक बनेगा, गरीब तथा अमीर के बीच में अंतर बढ़ा है। श्रमिकों के कार्य की दशा जो है वो प्रभावित हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। ये 3 पॉइंट हैं, तीनों जो हैं श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभाव हैं। ठीक है, इन्हीं के प्रभाव की वजह से श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति हानिकारक के रूप में दर्शाई गई है कि गरीब और अमीर के बीच में अंतर आप देखते हो, श्रमिकों के कार्य की दशा को प्रभावित कर देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल जाता है ना, तो ऐसी कंडीशन पर ये बन जाता है। यद्यपि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर स्वतंत्र है, परंतु वह स्तरीकृत समाज में दिन प्रतिदिन के जीवन की स्थिति में एक दूसरे से संधियुक्त होते हैं। यह कथन किसका है? तो आप सभी लोग कह सकते हैं कार्ल मार्क्स का है। कृतियाँ इतिहास का इंजन है, यह कथन किसकी है? क्रांतियाँ जो है ना वो इतिहास का इंजन है, और ये स्टेटमेंट किसका बन जाएगा? कार्ल मार्क्स का बन जाएगा। समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसने कहा है? तो नाम बता देंगे, कार्ल मार्क्स ने कहा है। जितने भी सवाल कार्ल मार्क्स हैं, ये सभी सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं। आज आपका यहाँ पर जो है एमपी सेट में आप सभी लोगों के ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं समाजशास्त्रीय परंपरा में, ये आपका कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इनके संदर्भ में कल हम लोग एमपी सेट वाले में ना जब देखेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी कल की। प्लीज़ आप सभी लोग उस कल वाली क्लास आप ज्वाइन करिएगा 9 to 10 AM वाली। ठीक है, ये क्लास आप ज्वाइन करिएगा। आगे कहता है, मार्क्स के अनुसार
जब लोग दूसरे वर्ग के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो उसका परिणाम होता है। तो स्वयं के लिए होता है, देखिए अभी भी आप लोगों ने ऊपर देखा था, एक बार चाल लगाना, ठीक है। तो स्वयं के लिए वर्ग होता है, ठीक है। उसके बाद मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 5 महान साधन कौन से हैं जो उत्तरवर्ती रूप से मानव जीवन की गत्यात्मक को साकार करते हैं। तो एक प्राथमिक साम्यवाद, दासतत्व और सामंतवाद, पूंजीवाद और समाजवाद, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला प्राथमिक साम्यवाद, दूसरा दासतत्व, तीसरा सीमांत और चौथा पूंजीवाद, पांचवा बताइए समाजवाद। 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 ओके, मार्क्स के संख्या के अनुसार जो है सही तर्क संगत क्रम का चयन करें। तो ये सवाल देखिए, सही तर्क संगत क्रम में चुनना है। तो पहले स्वयं में वर्ग, फिर दूसरे में स्वयं के लिए वर्ग दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पाएगा, ये दूसरे नंबर पाएगा। तीसरे में वर्ग संघर्ष और चौथे में सामाजिक रूपांतरण आ जाएगा, ठीक है। ये तर्क संगत के आधार पे है, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना, IMP क्वेश्चन है। राज्य को समस्त बुजुर्गों के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति किसने माना है? कार्ल मार्क्स ने माना है। कार्ल मार्क्स ने स्वयं के या स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच में विभेद किया है। तो क्या क्या किया है? किसी वर्ग की संभावित स्वयं जागरूकता से वास्तविक एवं स्वयं जागरूकता की और संचालन को दर्शाने के लिए दर्शाया गया है, ठीक है। याद रखेंगे, किसी वर्ग की संभावित स्वयं जागरूकता से वास्तविक जागरूकता की तरफ। देखिए यहाँ पर बड़ा शब्द इंपॉर्टेंट बनता है, वास्तविकता को जब चीज़ें रिलेट होती हैं तो पॉजिटिव में हम देखते हैं उसे, ये पॉजिटिव परिपेक्ष है, स्वयं के लिए वर्ग है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। कंट्रीब्यूशंस ऑफ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक करके एक पुस्तक थी, मैंने अभी आप लोगों को बताया था 1859 का वर्ष, और आप सभी लोग कार्ल मार्क्स का नाम बता सकते हैं, है कि नहीं? अभी भी हमने ऊपर देखा है। उद्विकासी क्रांति की अवधारणा किसने दी है? तो कार्ल मार्क्स ने दी है। सिद्धांत शास्त्री जो संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं वो कौन से हैं? तो कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब नाम मार्क्स के साथ अन्य विद्वान का जुड़ जाता है तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन कीवर्ड सुनिए, बौद्धिक मूल स्रोत, केवल बौद्धिक मूल स्रोत आपको ध्यान रखना होगा। बाकी देखो, अगर जर्मन विद्वान के साथ अगर प्रभाव डालेंगे तो हीगल का नाम, ब्रिटिश के नाम जोड़ेंगे तो रिकार्डो स्मिथ का नाम, और फ्रेंच का नाम अगर आप डालेंगे तो साइमन चार्ल्स फोरियर का नाम, ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में जोड़ेंगे तो यहाँ पर मैक्स वेबर का नाम। तो सामाजिक आर्थिक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में ही बौद्धिक मूल स्रोत बताया गया है, और सही जवाब यही बन जाएगा। IMP सवाल है, प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे, बौद्धिक मूल, ये कीवर्ड है बौद्धिक मूल। कार्ल मार्क्स ने जिक्र नहीं किया है, क्या चीज़ जिक्र नहीं किया है? तो ध्यान सुनिएगा, धनी और निर्धन के बीच में वर्ग संघर्ष के बारे में इन्हें ना अंतर बताया है केवल, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में ये नहीं कहा है कि भाई धनी और निर्धन के बीच में वर्ग संघर्ष होता है, ठीक है, इस तरीके का शब्द नहीं दिया है। संघर्ष सिद्धांत के प्रणेता कौन है? कार्ल मार्क्स का नाम आता है। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग और संघर्ष वर्ग के बारे में पारिभाषिक अवधारणाएं देखने को मिलती है, बात सही है। तो वह है वर्ग संघर्ष समाज में वंशानुगत है, वर्ग संघर्ष समाज में वंशानुगत है, और आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष है, ठीक है। आगे है फॉल्स कॉन्शियस, मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे इसको बोला जाता है असत्य चेतना, असत्य चेतना। इसको शब्द शुद्ध हिंदी में UGC में सवाल आया था सोशल वर्क में, मिथ्या चेतना की अवधारणा किसका है? तो क्या नाम लगाएंगे? कार्ल मार्क्स का नाम लगाएंगे। UGC के अगर आप होंगे, आप सभी लोग, तो आपको भली भांति तरीके से पता होगा। एलिशंस थ्योरी का नाम किस विद्वान का आता है? प्लीज़ इस सवाल का जवाब बताएंगे। तो नाम आप सबके सामने तो बेसिकली लगाएंगे कार्ल मार्क्स का नाम, कार्ल मार्क्स। हाँ,
कार्ल मार्क्स का नाम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शब्द है, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि ये परीक्षा में मुझे लगता है कि वो चाहे मार्क्स की थ्योरी में एलिशंस जो कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया गया यहाँ पर, ठीक है, जिन संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो एमपी सेट के लिए ये सवाल बन सकता है ना। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट शब्द रहेगा ये हमारे लिए। और एक प्रकार से इसे हम कहते हैं अलगाव का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अलगाव का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स। और 1848 में एक किताब आई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का, लिखा गया, और जिसमें एक प्रेत यूरोप का पीछा कर रहा था। या प्रेत क्या था? तो यह प्रेत बेसिकली साम्यवाद था। ये शब्दों को रिलेट कराया इसमें। धर्म दलित जीव की आह, हृदयहीन जगत का स्थायी भाव और आत्मविहीन स्थिति की आत्मा है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो कार्ल मार्क्स का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नया स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप सभी लोगों के लिए यूनिक लग रहा होगा, प्लीज़ इसको आप ध्यान रखेंगे। मार्क्स के अनुसार उत्पादन शक्तियों का तत्व होता है, तो आप बता सकते हो पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी। मनुष्य इतिहास बनाते हैं, बात सही है, परंतु वे इसे मात्र वैसा नहीं बनाते जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते, बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त, प्रदत्त और संचरित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। तो यह कथन किसका? जहाँ देखिए भूतकाल लिखा हो, जहाँ लिखा हो चयनित परिस्थितियाँ, ठीक है, जहाँ लिखा हो प्रत्यक्ष रूप प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो इन कंडीशन को आप कीवर्ड्स को देखते हुए मनुष्य इतिहास बनाता है। तो मनुष्य इतिहास बना रहा है, तो भाई कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट आ रहा है। मोड ऑफ प्रोडक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्पादन के बेसिकली आप कह सकते हैं माध्यम। तो कॉन्सेप्ट किसका बन जाएगा? कार्ल मार्क्स का, ठीक है, ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। डेलिकेटनल एक प्रकार से मेटरलिज्म शब्द रिलेट हो रहा है यहाँ पर। नाम आप किस विद्वान का लेना उचित समझेंगे, तो आप सबके सामने हालांकि लिखा हुआ है यहाँ पर, और आप बता सकते हैं कि एक प्रकार से ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। डायलेक्टिकल मेटरलिज्म मतलब? बता रहा हूँ मैं, इसके मतलब आप सभी की यहाँ पे जितने भी शब्द दर्शाए गए हैं मैडम, इन शब्दों को आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। हम इसको बोलते हैं द्वंद्वात्मक। इसको क्या बोलते हैं? अगर मैं आपको देता तो आप समझ जाते हैं, और जब मैं आपको सीधा यहाँ पे भौतिकवाद लिख देता तब भी आप समझ जाते हैं, है ना। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किससे संबंधित है? तो आप क्या नाम दर्शाएंगे? कार्ल मार्क्स का नाम दर्शाएंगे। कार्ल मार्क्स, यही शब्द यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ मैंने, इसकी हिंदी यही होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स के अनुसार कहा गया कि वर्ग संघर्ष के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वो वर्ग संघर्ष के लिए अति महत्वपूर्ण वर्ग चेतना महत्वपूर्ण है कि नहीं? मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में लाभ की दर कम होने की आशंका रहती है, क्योंकि पूंजीपति और कामगार के मध्य में क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। इसीलिए तो यही तो पूंजीवाद में लाभ के दर कम होने की आशंका दर्शाती है, क्योंकि उसके रीज़न संघर्ष होने का, ठीक है। ये था आपके सामने, यहाँ पर मैंने 36 क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा दिया है। अब देखिए यहाँ से जितने भी सवाल बनते हैं मैंने आपको सभी चीज़ें बता दिया, बशर्ते आपको करना क्या होगा कि इस क्लास को समाप्त होने के बाद आप लोग एक बार फिर रिकॉल करें, पीडीएफ एक बार देख लें, तो मैं पक्का बता रहा हूँ कार्ल मार्क्स के संबंध में जो भी सवाल आने वाला है वो आप गलत नहीं करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना इनफ है कार्ल मार्क्स के बारे में, है ना? बताइए। यस सर। जी बिल्कुल। तो ये था आपकी क्लास आज के लिए, है ना। और अब मैं आप लोगों की क्लास बेसिकली यहीं पे स्टॉप करूँगा। अब इसके अंतर्गत सिलेबस देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से एक बार। यहाँ आपका पहला यूनिट हो गया, पहले यूनिट का पहला पॉइंट एमपी सेट का हुआ समाप्त। कल आपका एमपी सेट का दूसरा पॉइंट स्टार्ट है। नाम आपको ये पीडीएफ मैं शाम को आप लोगों की इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर चली जाएगी, ठीक है। गोविंदा जी है क्लास में, सेव करके भेज दीजिए ना। हाँ, ये पीडीएफ भी मैं आपको सेव करके भेज दूंगा, बिल्कुल। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को जो है, ये तो मैंने भेज दिया सर, इसमें सेव करना क्या है? इसमें सब तो लिखा हुआ है, टाइप कुछ मैंने लिखा नहीं, इसको सेव, ये तो भेज भी दिया है, आपके टेलीग्राम पर है सर। ठीक है सर, ठीक है, टेलीग्राम पर है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ तो मैंने एमपी सेट की बातें की है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि संरचना, प्रकार्यवाद और संरचनावाद। अब ध्यान से सुनिए यहाँ पर फिर एक बार, कि समाज के अध्ययन के उपागम के, यहाँ पे अध्ययन करने के उपागम एक प्रकार्यवाद और एक संरचनावाद। और यहीं पर आप देखिए इस सिलेबस में प्रकार्यवाद और संरचनावाद, और यूजीसी नेट में भी प्रकार्यवाद और संरचनावाद। तो कल आप लोग की क्लास जो चलने वाली है 5 विद्वानों पर चलेगी,
और ये आप ज्वाइन करना है यूजीसी नेट के बच्चों को लेकर। तो 4 ही उपागम है और फिर एक उपागम, अब बात करेंगे हम द्वंद्वात्मक संघर्ष पर, छोटा क्लास होगा, और एक उत्तर आधुनिकता पर बात करेंगे, छोटी क्लास होगी ये भी। तो आधे घंटे में ये भी समाप्त हो जाएगा। थोड़ा समय लेगा आपका प्रकार्यवाद, मैं कोशिश करूंगा कि 2 क्लास में आपको ये पढ़ा दूँ, 2 घंटे में पूरी कोशिश करूंगा ये पढ़ा दूँ। और यदि आप किसी एक पॉइंट को अगर आप 2 घंटे व्यतीत कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी है 2 घंटे पढ़ना। एक पॉइंट पर बात मैं कर रहा हूँ, एक यूनिट पर बात नहीं कर रहा हूँ, एक पॉइंट पर अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो समाज करने का अध्ययन का उपागम। ठीक है, तो ये मैं कल आपको बताऊंगा। और फिर शाम की क्लास, शाम को जो चलने वाली है सामाजिक समूह, ये यूजीसी नेट की क्लास है, सामाजिक समूह के बारे में, सामाजिकरण के बारे में। और यहाँ पे मैं शायद वर्गीकरण पर बात कर रहा था, यहीं पर समाप्त हुई है ना, वर्गीकरण पे। आज क्वेश्चंस ना करें आप लोग, ठीक रहेगा, शाम को 7 से 8, ठीक है, सही रहेगा ना आज टॉपिक। हाँ सर, थ्योरी पढ़ा दीजिए। क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें ख़त्म कर दूँ, और पूरी कोशिश आज हो गई 7 तारीख, और 7, 3, 10, 12, 15 के बीच में मुझे समाप्त करना है सेकंड वाला। ठीक है, 12 से 12, क्योंकि बड़ा थोड़ा सा है, अगर हम डीप में भी नहीं जाएंगे तो थोड़ी चीज़ें हमें डीप से भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। यूजीसी नेट का सिलेबस बड़ा है और डीप में पढ़ना अत्यंत आवश्यक भी है। कहाँ से प्रश्न क्या बन जाता है ये किसी को पता नहीं होता है, और ज़्यादातर बेसिकली कंसेप्चुअल प्रश्न होते हैं, डीप में भी चला जाता है कभी कभी, है ना। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें डीप में ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, याद रखें ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट आपके मन में बन रहा है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, डाउट आपके अगर मन में कोई सर जी।